हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। आरिश प्रिंसिपल ऑफिस में अपने कदम रखता है और सीधा आर्या की तरफ देखता है, जो परेशान सी चेयर पर बैठी उसे ही देख रही थी। आर्या की तरफ देखते हुए आरिश अपने कदम सीधा आर्या की तरफ बढ़ा देता है और उसके पास पहुंचकर आरिश सांस भरी आवाज में आर्या के पास आते हुए कहते हैं, आर्या बात क्या है, इतनी जल्दीबाजी में तुमने मुझे यहाँ यहाँ क्यों बुलाया, अभी बच्चों की स्कूल में। आर्या आरिश से कहती है, आरिश देखिए ना, कल पंखुड़ी ने अपनी क्लास में एक बच्ची को मारकर उसका सर फोड़ दिया था, अभी वो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए अब उस बच्ची के पेरेंट्स पंखुड़ी के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी पंखुड़ी, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम ऐसा होने नहीं दे सकते आरिशल। इसलिए मैंने आपको इतनी जल्दीबाजी में बिना कुछ बताए सिर्फ स्कूल आने के लिए कहा था, ताकि आप उस बच्ची के पेरेंट्स से बात करके इस मैटर को सॉल्व कर सकें। आर्या आरिश का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आरिश ये हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, इसलिए कैसे भी करके कुछ भी करके आपको उस बच्ची के पेरेंट्स को पंखुड़ी के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करने से रोकना होगा। आरिश अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान था। क्या उनकी उस छोटी सी पंखुड़ी में इतनी ताकत थी कि वो मारकर किसी का सिर फोड़ दे? पर जो भी था, उनकी पंखुड़ी ने कर दिया था। आरिश अपनी पत्नी कल शांत कराते हुए बोले, शांत हो जाओ वाइफी, मैं आ गया हूं ना, मैं देखता हूं, कुछ नहीं होगा हमारी पंखुड़ी को, तुम शांत हो जाओ। आरिश अपनों पत्नी को शांत कराने के बाद प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं, जो पहले से ही अपनी उम्मीद छोड़े अपनी चेयर पर बैठे थे। वो भी बिना कुछ बोले चेयर पर बैठ जाते हैं। किसी की इतनी हैसियत तो नहीं कि वो आरिश आर्यन को इंतजार करवाए, पर बात यहाँ उसकी बच्ची की थी, इसलिए वो शांत था। कुछ ही देर में मिनिस्टर जी जल्दी जल्दी अपने चमचों के साथ बिना किसी परमिशन के घुसते चले आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभरी हुई थी। वो आते हो अपनी कानों को बहरा कर देने आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं। आर्या तो तुरंत अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर अजीब नजरों से मिस्टर को देखती को है। मिनिस्टर को देख प्रिंसिपल अपनी जगहों से उठते हुए उनको बैठने को बोलते हैं, पर मजाल है वो अपनी कौवा वाली आवाज बंद कर किसी की सुन ले। वो तो आते ही सीधा पंखुड़ी को खोजने लगे, जैसे वो पंखुड़ी को आज कच्चा ही खा जाएंगे। आरिश जो अपनी गुस्से भरी नजरों से मिनिस्टर को घूर रहा था, वो जब मिनिस्टर के मुंह से पंखुड़ी के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते सुनते हैं तो एकदम से टेबल पर अपने हाथ मारते हुए अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। आवाज इतनी तेज थी कि खड़ा खड़ा मिनिस्टर भी कांप गया। वो अब अपना मुंह बंद कर आरिश को देख रहे थे, जो अपनी जलती हुई नजरों से उन्हें ही देख रहे थे। मिनिस्टर आरिश की आंखों में गुस्सा देख बिल्कुल शांत से हो गए, पर फिर अपने पद को याद करते हुए उनकी आंखों में घमंड चमकने लगा और वो अब प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोले, उस लड़की को यहाँ बुलाए जिसने मेरी जूली की ये हालत की है। उद्धरण चिन्ह। मिनिस्टर की बात सुनकर आर्या तुरंत आरिश के हाथों को पकड़ लेती है। उसकी आंखों में एक डर दिख रहा था, क्योंकि यहाँ सामने वाला कोई आम इंसान नहीं था, उसकी लड़ाई एक मिनिस्टर से है। वो अपनी बच्ची को जेल जाने नहीं दे सकती थी। आर्या के हाथ पकड़ने पर आरिश अपनों पत्नी की तरफ देखता है। आर्या के चेहरे को देखते हुए आरिश समझ चुका था उनकी पत्नी क्या कहना चाहती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर आर्या की माथे पर रखते हुए अपनी पलकें झपकते हुए उसे शांत रहने का इशारा करता है। आर्या अपने पति को ही देख रहे थे, पर पता नहीं क्यों उसका डर उसके दिल से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर फिर भी वो अपनी पलकें झुकाकर शांत हो जाती है। वही प्रिंसिपल मिनिस्टर की बात पर आरिश की तरफ देखते हैं, जैसी पंखुड़ी को यहाँ बुलाने की परमिशन मांग रहे हों। आरिश उनकी असमंजस को समझते हुए अपनी पलकें झपका देता है, जिसके बाद प्रिंसिपल एक पियून को बुला उसे पंखुड़ी को यहाँ लाने को कह देते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल काफी गर्म था। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था और मिनिस्टर साहब पूरा अपनी कुर्सी का फायदा उठा रहे थे, पर उन्हें क्या पता था उनका यही घमंड उन्हें किस मोड़ पर ले जा रहा है। कुछ 10 मिनट बाद पंखुड़ी प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ी थी। छोटा सा गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें जिनमें अभी भी शैतानी बरकरार थी, छोटी सी नाक जो अभी लाल थी, और उसके छोटे से होठ जिसे पंखुड़ी गोल किए हुए थी। साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म में दो चोटी किए व्हाइट शर्ट के साथ ग्रे स्कर्ट, पैरों में ब्लैक शूज कैरी किए। पंखुड़ी पूरी बॉडी की तरफ क्यूट लग रही थी और अभी वो अपना सिर झुकाए खड़ी थी। पंखुड़ी के छोटे से चेहरे और अभी भर भर के मासूमियत थी। कोई भी पंखुड़ी को देख ये नहीं बोल सकता है कि ये बच्ची किसी का सिर फोड़ चुकी है। मिनिस्टर पंखुड़ी को देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। उनकी आंखों में पंखुड़ी के लिए बेइंतहा गुस्सा नजर आ रहा था। पंखुड़ी प्रिंसिपल ऑफिस में चुपचाप एक साइड में खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ को देख रही थी। आर्या भी अपनी बच्ची को देख रही थी। प्रिंसिपल आरिश और मिनिस्टर को देखते हैं। दोनों ही बहुत पावरफुल थे, किसी एक को भी अफेंड कर वो खुद के लिए मुसीबत नहीं लाना चाहते थे। इसलिए वो दोनों की तरफ देखते हुए बोले, बच्ची आ गई है, आप दोनों आसपास में बात कर लीजिए। अगर मामला स्कूल में ही निपट जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों बच्चे हमारे स्कूल के हैं। इस तरह से उनका नाम बाहर आना और पुलिस का स्कूल आना बच्चों के लिए ठीक नहीं है, और नहीं हमारे स्कूल के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे।
प्रिंसिपल की बात पर कहा। आरिश शांत था तो वही मिनिस्टर और भड़क चुका था। आरिश एक गहरी सांस लेकर मिनिस्टर को देखते हुए बोलते हैं, देखिए बच्चों के बीच जो भी हुआ हम उसे बात करके संभाल सकते हैं और आपकी बेटी की भी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात पुलिस तक जाना ना तो आपके बच्ची के लिए सही है और ना ही मेरी बेटी के लिए। तो बस मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। खुद से तो अपनी बेटी संभाली नहीं जाती और मुझे ज्ञान देने आ गए। अपनी बेटी पर ध्यान देते तो आज ये दिन ना आता। मिनिस्टर गुस्से से बिफरते हुए आरिश की बात बीच में ही काट कर बोलते हैं, ये लड़की जेल तो जाएगी और अभी ही जाएगी। इसने मेरी बेटी का सिर फोड़ा है और मैं इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। मिनिस्टर अपनी बात पूरी करते हैं। मैं भी देखता हूँ किसमें इतना दम है जो आरिश सिंघानिया की बेटी को हाथ लगा दे। बुलाए आप पुलिस को, मैं भी यही हूँ। देखता हूँ कौन मेरी बेटी को के जाता है। आरिश भी भड़क चुके थे। उन्हें उन लोगों से शक नफरत है जो उनकी बात काटते हैं, और यहाँ तो कोई उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। ऐसे कैसे वो जाने देते। आरिश की बात सुनकर आर्या अपनी चेयर से उठते हुए बोली, आतिश ये आप क्या बोल रहे हैं। आर्या आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही आरिश अपना हाथ देखा उन्हें रोक देता है और अपनी गुस्से भरी नजरों से मिनिस्टर को घूरता है। मिनिस्टर अपने घमंड में चूर अपने चमचों को कुछ इशारा करते हैं जिसे उनके चमचे समझकर बाहर चले जाते हैं और अगले ही पल उसकी प्रिंसिपल ऑफिस में 3 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। उन्हें पहले ही कंप्लेंट मिल चुकी थी और उनके आते ही मिनिस्टर साइड में खड़ी पंखुड़ी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर देते हैं, जिसे देख पुलिस पंखुड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उन सबको देख रही थी। वो आरिश के बाजू को पकड़ उसे हिलाते हुए बोली, आतरिश वो हमारी बच्ची को ले जा रहे हैं। आरिश उन्हें रोकिए ना। आर्या की आंखों में अब आंसू आ गए थे। आरिश जो अब तक खामोश थे, उनकी सर्द आवाज इस कैबिन में गूंजती है, हिम्मत भी मत करना मेरी बेटी को छूने की। अगर ये हिम्मत तुम्हारे अंदर आई तो तुम लोगों को कल का सूरज नसीब नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। जो जहां था वो वही रुक गया। सभी की आंखों में एक डर भर गया। वो तीनों पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं, फिर आरिश और मिनिस्टर की तरफ। वहां खड़े दोनों की आदमी उनके लिए खतरनाक थे। अब उनके माथे पर लकीरें उभर आई थी। वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर उनका हेड आगे बढ़ आरिश के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए बोला, आर्यन साहब हमें इस बच्ची के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया गया है। हमें बच्ची को अपने साथ ले जाना होगा, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आप आकर बच्ची की बेल करवा अपने साथ ले जाएगा, पर अभी हमें मत रोकिए। आरिश उस पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलता है, जिसे वो लोग आरिश की हामी समझ लेते हैं। वही वो लोग दोबारा पंखुड़ी को लेने जाते हैं, पर वो लोग रूही को छू भी पाते उनके हेड का फोन बाजने लगता है, जिससे वो लोग पंखुड़ी को छुते छुते रह जाते हैं। फोन रिसीव होने के अगले पल ही वो अपने साथियों को लेकर वहां से ऐसे गायब होते हैं जैसे कोई उनकी जान निकाल रहा हो। उन्हें यूं बिना कुछ बोले जाता देख सभी हैरान थे, पर आरिश के चेहरे और डेविल स्माइल थी। पुलिस का यूं बिना पंखुड़ी को लिए चले जाना मिनिस्टर को अपनी बेइज्जती महसूस करवा जाता है। आरिश अब प्रिंसिपल की तरफ देखता है। प्रिंसिपल सर, मैं चाहता हूं कि अब मेरी बच्ची को वापस से क्लास में भेज दिया जाए। हमें मिनिस्टर साहब से अकेले में कुछ बात करनी है। आरिश की नज़रें मिनिस्टर पर ही टिकी हुई थी। आरिश की बात पर प्रिंसिपल तुरंत हामी भर देते हैं और आपस से पियून को बुला पंखुड़ी को उसकी क्लास में छोड़ने बोलते हैं। पंखुड़ी जो साइड में चुपचाप खड़ी थी, आर्या जाकर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा उसके छोटे से चेहरे को पूरा चूम लेती है और पंखुड़ी को अपने सीने से लगा लेती है। उनकी आंखें नम थी और धकने बड़ी हुई थी। पंखुड़ी भी अपने छोटे छोटे हाथों की आर्या के गले में लपेट मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद आर्या पंखुड़ी को अपनी गोद से उतारती है और उसके गालों को सहलाते हुए बोली, अब कोई शैतानी नहीं बच्चे। उद्धरण चिन्ह। आर्या की बता पर पंखुड़ी अपना छोटा सा सिर जल्दी जल्दी हिला देती है, मानो उनके शैतानी दिमाग में ये बात घुस गई हो। पंखुड़ी अब आगे बढ़ अपने छोटे छोटे हाथों से उस पियून का हाथ पकड़ती है और बाहर जाने लगती है। पर जैसे ही पंखुड़ी मिनिस्टर के पास से गुजरती है, उसकी काली आंखें शरारत से चमक उठती है, पर वो अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ा तुरंत ही मिनिस्टर के थाई और अपनी पूरी ताकत से चिकोटी काट लेती है और तुरंत वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। पंखुड़ी के चिकोटी काटते ही मिनिस्टर जो उसे गुस्से से घूर रहा था उसकी चीख निकाल जाती है, जिसे सुन सब उसे देखने लगते हैं। पर मिनिस्टर पंखुड़ी को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे, जिसके बदले में हमारी पंखुड़ी अपनी क्यूट सी डिंपल वाली स्माइल उन्हें दे देती है और पियून के साथ वहां से चली जाती है। पंखुड़ी के क्लासरूम में चले जाने के बाद आरिश और आर्या थोड़ी देर तक प्रिंसिपल से बातें करते हैं, क्योंकि मैं स्टाइल तुरंत ही दमदमाते हुए वहां से निकल चुका था। थोड़ी देर तक प्रिंसिपल से बातें करने के बाद वह दोनों भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। हालांकि इस वक्त ऑफिस टाइम था, पर अब आरिश का ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था और उसने राघव को पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, तो अगली मीटिंग जो आरिश की होने वाली थी उसे राघव संभालने वाला था। आरिश और आर्या दोनों ही कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में आरिश की कार उसके मेंशन के सामने आकर रुकती है।
आरिश और आर्या दोनों ही कार से बाहर आते हैं और दोनों ही अपने कदम मेंशन के अंदर बढ़ा देते हैं, पर जैसे ही दोनों अपने कदम मेंशन के अंदर रखते हैं, अपने सामने का नज़ारा देख दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों के ही चेहरा देखने लायक था। सामने नूर और रियान दोनों ही काकी साथ बैठे बैठे दोनों ही इस समय कॉफ़ी पी रहे थे। शायद वह दोनों अभी अभी यहाँ आए थे। आरिश को समझते देर नहीं लगती है कि उन दोनों के यहाँ आने की वजह क्या है और वह दोनों किसकी बातें सुनकर यहाँ पर आए हैं। वह तुरंत ही घूरकर काकी की तरफ देखता है, वही काकी तो उसे नजरें मिला ही नहीं रही थी। वह गहरी सांस लेता है और आर्या की तरफ देखते हुए धीरे से उसके कमर को थामते हुए उसकी तरफ झुकता है और अपनी बड़बड़ाती हुई आवाज में बोला, ये सब तुम्हारी माँ का किया धारा है, उन्होंने ही घर पर इन्फॉर्म किया होगा। रियान और नूर की नज़र जैसे ही उन दोनों पर जाती है, दोनों के ही हाथ रुक जाते हैं और दोनों ही तुरंत ही कॉफ़ी टेबल पर अपना अपना कॉफ़ी मग रखते हैं और अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और सीधा आरिश की तरफ कदम बढ़ा देते हैं और आर्या सा तो पहुंचते ही जैसे रियान उसे अपने सीने में छुपा लेते हैं। आर्या भी रियांशी के सीने से लगे उन्हें कसकर पकड़े हुए थी। आज बहुत सालों बाद वह इस तरह से रियान से मिल रही थी। उसने जब अपनी फैमिली को पूरी तरह से खो दिया था, तब सिर्फ और सिर्फ नूर और रियान ही थे जिसने उसे माँ बाप का प्यार दिया था, और वह भी आरिश के सामने। उस समय तो वह ये भी नहीं जानते थे कि आरिश उसके साथ कैसा बिहेवियर करता है, पर फिर भी उन दोनों के मन में आर्या के लिए जो प्यार था वह बिल्कुल सच्चा था। रियान धीरे से आर्या को अपने सीने से अलग करते हैं और उसके चेहरे को अपने हथेलियां में भरकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी लड़खड़ाते हुई आवाज में बोले, कैसा है मेरा बच्चा। रियान की बात सुनकर आर्या अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट लाए हुए रियान जी के उस हाथ को पकड़ती है जो उसके गालों पर रखा हुआ था, और वह अपने गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए रियान की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार भरी आवाज में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आज आर्या के मुंह से पापा सुनकर जैसे रियान ने तो जैसे मानो सारी खुशियां ही हासिल कर ली हो। वह आर्या की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, तो वहीं अब आर्या कुछ कहती उससे पहले ही एक बार फिर वह किसी की बाहों के कैद में थी और इस बार नूर जी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके छोटी सी आर्या वहां से गायब हो जाएगी। तो वहीं आर्या नूर जी को हक करते हुए उनकी बैग को धीरे धीरे हाथ चलाते हुए अपनी शांत सी में बोली, माँ मैं ठीक हूँ, आपके धड़कन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी हुए हैं, आप प्लीज शांत हो जाओ। सीने पर रखा हुए हाथ से वह उनकी धड़कनों को बखूबी महसूस कर पा रही थी। नूर जी का दिल ही इस समय बेहद तेजी से धड़क रहा था, तो वही आर्या की इस बात को सुनकर वह नोट्स करती हैं। वह आर्या तुरंत ही आर्या के चेहरे पर वह किस करने लगती है, तो वहीं आर्या मुस्कुराते हुए बस नूर के प्यार को एक्सेप्ट करती जा रही थी। आर्या के पूरे चेहरे पर किस करने के बाद वह उसके माथे से माथे जोड़ते हुए हैं अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, कहाँ चले गए थे बच्चे तुम, क्या तुम्हें अपनी माँ के जरा सी भी याद नहीं आई, और तुम ऐसा फैसला कैसे सकती हो। अगर ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, क्यों तुम चुप रही, क्यों तुम सब कुछ सहती रहे मैं तुमसे हमेशा फोन पर बातें किया करती थी ना, मैं हमेशा तुमसे पूछा करती थी ना, तुम खुश तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना, फिर तुमने कभी क्यों नहीं बताया बच्चे की इस नालायक तुम्हें किस कदर दर्द पहुंचा है। नूर जी आरिश की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए आर्या से सवाल कर रही थी, तो वही आर्या नूर की बात सुनकर तुरंत ही पलटकर आरिश की तरफ देखती है, जो कि बस गिल्ट भरी नजरों से उसकी तरफ और अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। आर्या समझ रही थी कि इस समय आरिश के दिमाग में क्या चल रहा था, इसलिए वह तुरंत ही नूर जी की तरफ पलटकर उनके चेहरे को अपने हथेलियां में भरते हुए धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए अपनी शांत सी आवाज में बोली, माँ आप शांत हो जाएगी, इसमें उनकी गलती नहीं है, हालात ही ऐसे थे कि वह चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाए, और जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा यकीन किया था, धोखा भी तो उसी के हाथों उन्हें मिला है। आर्या की इस बात को सुनकर न सिर्फ नूर बल्कि रियान भी हैरानी से आरिश की तरफ देखने लगते हैं, तो वही आरिश भी हैरानी से आर्या की तरफ देख रहा था। तो वही आर्या नूर जी से अलग होती है और फिर आरिश के सामने आकर खड़ी होती है और उसके एक हाथ को पकड़कर कहती है, मैं जानती हूँ कि आप नैना पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वह आपकी बचपन की दोस्त थी। आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि वह आपकी दोस्ती का ये सिला देंगे। आपने उसे हमेशा अपनी सबसे खास दोस्तों में रखा, पर शायद आप ये भूल थे कि वह आपके दोस्त थी, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास रियान पापा की जायदाद थी। उसे सिर्फ और सिर्फ रियान पापा की जायदाद चाहिए थी, और ये तभी हो सकता था जब वह आपके लिए सबसे खास हो जाए और हमेशा के लिए आपकी हो जाए। पर मेरे कॉलेज में आने के बाद सब कुछ बदल गया। हाँ, आप तब तक उसके साथ थे और वह आपके साथ खुश थी, पर मेरे कॉलेज में आने के बाद से आपका बिहेव उसकी तरफ बदल गया था। आप हमेशा मेरे आसपास रहने लगे थे, आप उससे ज्यादा मेरी केयर करने लगे थे, आप उससे ज्यादा मेरी बातें सुनाने लगे थे, इनफैक्ट आप मुझे अपने घर तक लाने लगे थे। आप मुझे कराते थे अपने माँ से और अपने पापा से मिलवाने के लिए, और यह बात नैना से छिपी नहीं थी, और वहीं से नैना के मन में वह नफरत की आग लगी जो हमारे सामने कभी आई ही नहीं, और जब तक आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं जानती कि आपने नैना के साथ क्या किया है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जब आप मेरे साथ इतना ज्यादा क्रूर हो सकते हैं तो अपने नैना को भी बख्शा नहीं होगा। पर फिर भी मैं नहीं जाना चाहती कि नैना कहाँ है। आर्या की सुनकर आरिश बुरी तरह से चौंक हुआ था। वह नहीं जानता था कि आर्या को ये सारी बातें कहाँ से पता चली हैं। तो वही रियान और नूर जी कभी आरिश की तरफ तो कभी आर्या की तरफ देखे जा रहे थे। वो दोनों नैनो को भूल चुके थे कि नैना को आखिरी मारे से पैलेस में देखा था, उसके बाद नैना कहाँ है इसके किसी को खबर नहीं थी।
और ना ही उन्होंने कभी आरिश से नैना के बारे में पूछने की कोशिश की और ना ही आरिश ने आर्या के जाने के बाद कभी भी नैना का जिक्र किया। पर आरिश के मन में इस समय आर्या की बातें सुनने के बाद बहुत से सवाल उठ चुके थे, क्योंकि यह वह बातें थी जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं की थी सिवाय राघव के। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राघव ने आर्या को सारी बातें बताएं? पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी आर्या और राघव को बातें करते हुए नहीं देखा था। इम्पैक्ट आर्या को इस घर में आए हुए सिर्फ एक दिन ही बीता था और वह पूरे समय उसके साथ ही थी और आज ऑफिस में ही वह उसके साथ ही थी। तो फिर इन दोनों की बातें कब हुई? पर इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था और ना ही वह पुरानी बातों को एक बार फिर से आर्या और आरिश के चक्कर में लाना चाहते थे। इसलिए वह मुस्कुराते हुए आर्या के हाथों को पकड़ती है और उसे लेकर सीधा सोफे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है मेरा बच्चा। अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम आरिश साथ उसके ऑफिस में थी? रियान जी की नज़र आरिश के ऊपर टिके हुए थी। वह आरिश के चेहरे के मिक्स एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। वह आगे बढ़ते हैं और फिर के कंधे पर अपने हाथों को रखकर धीरे से उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, जो बीत गया उसे भूल जाओ, अगर तुमने अपना वादा पूरा किया है तो उसे पर खरे उतरे हो। इस बार आर्या को दुख मत पहुंचाना बेटे, ऑलरेडी तुमने उसे अंदर तक तोड़ दिया है, तुम्हें उसे समेटने की जरूरत है। भले ही वह ऊपर से ऐसा दिख रही है कि वह तुम्हारे साथ है, पर उसका दिल जानता है कि तुम्हारे साथ रहने में उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। भले ही वह बाहर से सबको मुस्कुराकर यह कहे कि वह तुम्हारे साथ खुश है, पर वह तकलीफों को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हैं। अपने पापा की बात सुनकर आरिश उनकी तरफ देखते हुए अपने सिर को बस हाँ में हिला देता है। फिर वह भी जाकर आर्या के बगल में बैठ जाता है और यहाँ से शुरू होती है सास बहू की लंबी कहानी, जिसे दोनों बाप बेटे ऐसे सुन रहे थे जैसे ना जाने वह दोनों कौन से कीमती खजाने की बात कर रहे हो। बातें करते करते कब शाम हो जाती है, उन्हें एहसास तक नहीं होता। शाम के 4:30 होंगे। आरिश अपने पापा की तरफ देखा है, दोनों के ही आंखों में बोरियत साफ नजर आ रही थी। आरिश अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर आर्या के हाथों को पकड़कर वह उसे भी सोफे से खड़े करते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, आपको आराम करने की जरूरत है, आप थके हुए होंगे, अब आप आराम कर लीजिए। आर्या को भी चेंज करने की जरूरत है, सुबह से वह साड़ी में है। आर्या को अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। आरिश की बात सुनकर पहले तो नूर जी और आर्या दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, पर फिर वह दोनों भी आरिश की बात पर एग्री कर जाते हैं। आर्या भी अपने कपड़े चेंज करना चाहती थी, क्योंकि सच में इस साड़ी में रहना उसके लिए किसी मुश्किल टास्क से काम नहीं था। वह 6 साल पहले आरिश के साथ रहती थी, तब वह हमेशा साड़ी में रहा करती थी, क्योंकि आरिश जानता था कि आर्या को साड़ी संभाले नहीं आते हैं और उसे साड़ी संभाले में बेहद तकलीफ भी होती है, और आरिश तो वह हर एक मोड़ पर बस आर्या को तकलीफ पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने पनिशमेंट के तौर पर आर्या हमेशा साड़ी पहनने को कहा था, पर आरिश से दूर जाने के बाद से सिद्धार्थ ने उसे पूरी तरह से साड़ी की आदत छुड़ा दी थी, क्योंकि ना तो आर्या को उसके पुराने जिंदगी याद रखनी थी और ना ही सिद्धार्थ उसे साड़ी में परेशान होता हुआ देखना चाहता था। आरिश आर्या के हाथों को पकड़े हुए उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, तो वहीं नूर भी अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती, तो वहीं काकी की मुस्कुराते हुए अपने सिर को नामे हिलाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं, क्योंकि वह कब से बैठे आरिश को ही नोटिस किया जा रही थी। पहले तो आरिश को दोनों की बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, पर 1 घंटे के बाद आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। आर्या को लेकर कमरे में आता है और फिर उसके हाथों को छोड़ देता है, तो वही आर्या आरिश की तरफ खामोशी से देखती हैं और फिर वह अपने कदम आरिश के पास बढ़ाकर आरिश के चेहरे को अपने हथेलियां में भर लेती हैं। बहुत ही गौर से आरिश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है आरिश, आप मुझे इस तरह से वहां से उठाकर क्यों लाए हैं और आपके चेहरे पर इतनी ज्यादा परेशानी क्यों नजर आ रही है? क्या कोई बात हुई है? क्या कुछ हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं कि आपकी आंखों में दिख रहा था? वह आर्या को समझने की कोशिश कर रहा था। वह आर्या के हाथों को पकड़ते हुए आर्या की गहरी आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हें कैसे पता नैना और मेरे रिश्ते के बारे में? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम कॉलेज में थे, तब भी मैंने कभी तुम्हारे सामने नैना का जिक्र नहीं किया था, तो फिर तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो मेरे और नैना के बारे में? आरिश के सवाल को सुनकर आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह अपने हाथों को गालों से पीछे खींचने की कोशिश करती है, पर आरिश मजबूती से उसके कलाई पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम कुछ तो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, पर मैं जानना चाहता हूं कि क्यों तुम मुझे वह सच बताना नहीं चाहती हो? तुम्हें कब पता चला कि मैं और नैना कब से दोस्त है और हमारे बीच कैसा रिश्ता है? क्योंकि पूरा कॉलेज जानता था कि नैना मेरी गर्लफ्रेंड है, आगे चलकर उसी से मेरी शादी होने वाली है। कोई यह नहीं जानता था कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। फिर यह बात तुम्हारे सामने कैसे आए? आरिश के सवालों को सुनते हुए आर्या खामोशी से आरिश को देखे जा रही थी। वह कुछ भी नहीं कह रही थी, तो वही आर्या की खामोशी आरिश को बेचैन कर रही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर आर्या उसके और नैना के रिश्ते को कैसे जानती हैं। अभी आरिश कुछ कहता उससे पहले ही आर्या हल्के से मुस्कुराते हैं और आरिश के गालों को सहलाते हुए उसके गहरी आंखों में देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि आप अगर मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये बात मैं सालों से जानती थी। इनफैक्ट मैं ये बात तब से जानती हूँ जब से आपने मुझे जबरदस्ती शादी की थी।
मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, मैं आपको ये बात समझाना चाहती थी, पर आपने कभी भी मेरी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी आपने नैना के सच के बारे में पता लगाने की कोशिश की। पर मैं वह बात शादी के कुछ महीनों बाद ही जान गई थी कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, और मैंने इसके बाद बहुत कोशिश की, पर जैसे नैना ने आपकी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी थी। नैना के अलावा आप कुछ देखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए आखिर में मुझे भी अपनी कोशिश छोड़नी पड़ी। आर्या कहते हुए अपनी नजर झुका लेती तो वही आरिश आर्या के इस बात को सुनकर पूरी तरह से गिल्ट से भर जाती है। वह तुरंत खींचकर आर्या को अपने सीने से लगा लेता है तो वही आर्या भी कसकर आरिश को पकड़ लेती है। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, पर अचानक ही आरिश के कानों में आर्या के सवाल पड़ते हैं, जिसे सुनते ही आरिश की नजरों अपने सर को नीचे झुकाकर आर्या की तरफ देखने लगती है तो वहीं आर्या भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश की तरफ देख रही थी। नैना कहाँ है और आपने क्या किया है उसके साथ? आर्या के इस सवाल ने आरिश को पूरी तरह से हैरान कर दिया था, क्योंकि आरिश को नहीं लगा था कि आर्या इस बात को जानने में इंटरेस्ट रखती है कि इस समय नैना कहाँ है और आरिश ने उसके साथ क्या किया है। आरिश आर्या की तरफ देखता है और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए आर्या के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है। जाओ जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। इतना कहकर आरिश आर्या के कमरे से निकलते हुए चेंजिंग रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है तो वही आर्या से पहले के आरिश चेंजिंग रूम के पास पहुंच पाता, वह तुरंत ही पीछे पलटकर आरिश की तरफ बढ़ती हैं और आरिश की कलाई को मजबूती से पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक देती है तो वही अपनी कलाई पर जब आरिश को आर्या की पकड़ महसूस होती है तो वह तुरंत पीछे पलटकर आर्या की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देखे जा रही थी। आरिश, आप बात पलटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस समय नैना कहाँ है और वह किस हालत में है। आपने उसके साथ क्या किया है? फिर आप बताना क्यों नहीं चाहते हैं मुझे ये सारी बातें? आर्या अपने मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब चाहती थी और वह ये जानना चाहती थी कि नैना कहाँ है, इसलिए वह बार बार आरिश से यह सवाल कर रही थी तो वही आरिश आर्या की तरफ देखते हुए बोला, पर तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो वाइफी? क्या तुम भूल चुकी हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा है? फिर तुम्हें उससे इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों है? क्यों तुम जानना चाहती हो कि वह किस हालत में है? वह जहां भी है वह अपने सजा भुगत रही है, उसने जो किया है उसकी कीमतों उसे चुकनी ही थी, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह कहाँ है? आरिश की इस बात को सुनकर आर्या अपनी आंखें और भी बड़ी बड़ी किए हुए उसकी तरफ देखने लगती हैं। आरिश के इन बात से आर्या एक बात तो पूरी तरह से समझ चुकी थी कि नैना इस समय जहां भी है वह बिल्कुल ठीक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आरिश की सजा काटनी इतनी आसान नहीं है। जब आरिश उसे बीवी बनने के बावजूद उसे इतनी तकलीफ दे सकता है, फिर नैना से तो वह अपनी दुश्मनी निकाल रहा था, तो वह नैना को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। आर्या एक बार फिर से आरिश की तरफ देखती है, पर वह कुछ कहती उससे पहले ही आरिश अपने हाथ दिखाकर उसे कुछ भी कहने से पहले रोक देता है और अपने सख्त आवाज में बोला, तुम जिन सवालों का जवाब जानना चाहती हो वाइफी को, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, इसलिए अपना वक्त जाया मत करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। आरिश की इस बात को सुनने के बाद अब आर्या के पास कहने को कुछ भी नहीं रहा था और ना ही वह इस बारे में आरिश से ज्यादा जिद कर सकती थी। वह तुरंत ही आरिश से हाथों को झटक कर छोड़ देती है और फिर से बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। उसका एक्सप्रेशन से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि उसे आरिश का इस तरह से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और साथ ही साथ वह आरिश के इस बिहेवियर की वजह से गुस्सा भी हो चुकी थी। पर आरिश इस समय खुद को शांत करने में लगा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक बार आर्या को पता चल गया कि नैना कहाँ है और वह किस कंडीशन में है तो आर्या जरूर उसे वहां से निकलने की कोशिश करेगी। वह जरूर नैना को आरिश की सजा से रिहा करने की कोशिश करेगी, जो कि आरिश नहीं चाहता था। आर्या का दिल भले ही कितना भी नर्म क्यों ना हो, पर आरिश कभी नहीं भूल सकता था जो उसने नैना के कहने पर आर्या को इतना हर्ट किया था। वह आर्या की आंखों में आए उन हर एक आंसुओं की कीमत नैना से वसूल कर ही रहने वाला था। इधर आर्या बाथरूम में आने के बाद मिरर के सामने खड़ी थी और वह मिरर में अपने चेहरे को देख रही थी। उसे इस समय आरिश पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को सहन नहीं कर पा रही थी। वह वहां काउंटर पर रखे सारे सामान को एक एक करके फर्श पर बिखरना शुरू करने लगती हैं और बाथरूम में गिरते सामान की आवाज आरिश के कानों में भी जाती है। और आरिश इस आवाज को सुनकर भागता हुआ बाथरूम के दरवाजे के पास आता है और बस जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए बाहर से चिल्लाते हुए बोला, तुम यह अंदर क्या कर रही हो? वाईफाई की आवाज कैसी है वाईफी? डोर ओपन करो। अरे आरिश के इतना कहने के बावजूद भी अंदर से आर्या की कोई आवाज नहीं आती, बल्कि सामान गिरने की आवाज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आरिश जब देखता है कि आर्या अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही है, साथ ही साथ में दरवाजा भी नहीं खोल रही है, तो वह तुरंत ही अपने कमरे के बेड साइड ड्रॉर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और वह तुरंत ही ड्राइवर खोलकर उससे अपने कमरे की डुप्लीकेट की निकलता है और तुरंत बाथरूम के दरवाजे को अनलॉक करता है। पर जैसे ही बाथरूम में अपने कदम रखता है, अपने सामने का नजारा देखकर वह बुरी तरह से चौंक जाता है। दूसरी तरफ एक बड़े से आलीशान बंगले के आसपास बहुत सी गाड़ियां लगी हुई थी, तो वही वह बांग्ला दिखने में इतना खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरती देखने के बाद कोई भी एक पल में ही उसका दीवाना हो जाए। पर यह बंगला कोई खरीद नहीं सकता था, क्योंकि यह बंगला ऑफिशियली किसी का था। वही बंगले के गेट के अंदर सीधा बंगले के दरवाजे तक जाने का रास्ता बना हुआ था, तो वही उन रास्तों के बीच साइड साइड में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे।
और उन्हें फ्लावर्स के बीच एक बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था और उसे फाउंटेन के अगल बगल परियों का स्टेचू लगा हुआ था जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। वही बंगले के सबसे ऊपर टॉप पर एसपी पैलेस लिखा हुआ था और इस नाम का फुल फॉर्म शायद ही कोई जानता होगा, पर सभी जानना चाहते थे कि आखिर एसपी पैलेस का मतलब क्या है, पर इसका मतलब वही बता सकता था जिसका ये बंगला था। तो वही बंगले के सामने बॉडीगार्ड खड़े थे। ऐसे लग रहा था मानो इस पैलेस में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। साथ ही साथ उन सभी बॉडीगार्ड के यूनिफॉर्म इस पैलेस के मालिक की रॉयल्टी का पता बता रही थी। तो वही बंगले के अंदर हर तरफ सब इधर उधर भागते हुए अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही थी। बाहर से यह बंगला जितना ज्यादा खूबसूरत था उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत अंदर से था। सामने घुसते ही लिविंग हॉल में एक बड़ा सा सोफा सेट लगा हुआ था जिसके बीचों बीच एक राउंड सा कॉफी टेबल लगा हुआ था जो कि काफी प्यारा लुक क्रिएट कर रहा था। तो वही उस कॉफी टेबल के ठीक सेंटर में ऊपर की तरफ एक बड़ा सा क्रिस्टल का झूमर लगा हुआ था जिसमें हॉल में मौजूद सभी के चेहरे नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह कांच से ही बना हुआ था, जिसमें लिविंग हॉल के दीवारों पर टंगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स उन कांच में साफ साफ देखी जा सकती थी। तो वहीं लिविंग हॉल से होते हुए एक सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी और उसे सीढ़ी के ठीक लेफ्ट साइड एक लिफ्ट बना हुआ था जो कि ऊपर के फ्लोर तक जाती थी और इस पैलेस में इतने फ्लोर थे कि सीढ़ियों से चलना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। अभी सभी मेड इधर उधर भागते हुए अपने काम को कर ही रही थी कि तभी एक बड़ी कार पैलेस के सामने आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं और वह सभी सीधा पैलेस के अंदर अपने कदम बढ़ा देते हैं। पर पैलेस के दरवाजे के पास वह सभी जैसे ही पहुंचाते हैं वहां पर खड़े बॉडीगार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं, पर वह सभी तुरंत ही अपने पॉकेट से कार्ड निकलते हैं और बॉडीगार्ड के हाथों में थमा देते हैं, जिसके बाद बॉडीगार्ड्स उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। अंदर जाते ही सभी एक नज़र पूरे हॉल को देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जी हाँ, ये लोग इस हॉल के डेकोरेशन के लिए आए थे। इन्हें स्पेशली इस हॉल को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, पर वह लोग ये देखकर हैरान थे कि यह हॉल पहले से ही इतना खूबसूरत और प्यार नजर आ रहा था कि इन्हें भला सजाने की क्या जरूरत है। पर उन्हें जो ऑर्डर मिला था वह तो उन्हें पूरा करना ही था, इसीलिए सभी जल्दी जल्दी से काम में लग जाते हैं। कुछ ही मिनट में पूरे हॉल में फूल जगह जगह बिखरे दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ लोग सीढ़ियों को सजा रहे थे तो कुछ लोग दीवारों और पिलरों को डेकोरेट कर रहे थे। पैलेस में मौजूद हर कोई अपने काम में मसरूफ था। डार्क पैलेस। आर्या फ्रेश होकर इस समय कमरे में बेड पर बैठे हुए थी और वह लगातार दरवाजे की तरफ ही देखे जा रही थी, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रही हो। वही आरिश चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज करके बाहर आता है और वह आर्या की तरफ देखता है और आर्या को इस तरह से मुंह लटकाए बेड पर बैठा हुआ देखकर वह गहरी सांस लेता है और अपने कदम उसकी तरह बढ़ा देता है। पर वह अपने मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले ही एक तेज एक्सप्रेस ट्रेन उसके सामने से गुजरते हुए सीधा जाकर आर्या के गोद में चढ़ जाती है और यह कोई और नहीं बल्कि उसकी नन्ही सी शैतान मेरी पंखुड़ी थी। पंखुड़ी आर्या की गोद में चढ़ते ही अपने दोनों हाथों को आर्या के गर्दन में लपेटे आर्या की तरफ देखने लगती है। उसकी टिमटिमाते आंखें साफ साफ जाहिर कर रही थी कि वह आर्या से कुछ कहना चाहती है, पर ना जाने क्यों वह आरिश के सामने वह बात कह नहीं रही थी। तो वही आर्या भी अपनी पंखुड़ी को देखकर उसे झट से अपने सीने से लगा लेती है। वह दोपहर में ही अपने बच्चों से मिलना चाहती थी जब वह लोग स्कूल से आए थे, पर आरिश ने ही इनके मेड से कहकर उन दोनों को ही कमरे में भेज दिया था और पंखुड़ी को चेंज करने के बाद सुला दिया गया था। और अब जब वह उठी थी तो बस सीधा आर्या के पास चली आई थी। आर्या अपनी बेटी को गोद में उठाती है और फिर सीधा कमरे से बाहर निकल जाती है। उसने एक बार भी आरिश की तरफ देखा नहीं था। तो वही आरिश आर्या की इस हरकत पर लाचारी से बस अपने सिर को नामे हिला देता है। वह अपनी बीवी के इस गुस्से और नाराज का कुछ नहीं कर सकता था। आर्या पंखुड़ी को अपनी गोद में लिए हुए आरिश के कमरे से निकलने के बाद वह सीधा आरिश के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। वह जब कमरे में आते हैं तो देखती हैं कि आदिश इस समय अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ अपने नोटबुक में कुछ नोट कर रहा था। आदिश को पढ़ाता हुआ देखकर आर्या उसके पास आती हैं और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर वह आदिश के सिर पर अपना हाथ फेरने लगती है। तो वहीं आदिश अपने सिर पर किसी के हाथों को महसूस करता है, तुरंत अपने सिर को पीछे घूमकर देखता है और अपने पीछे खड़े आर्या को देखकर वह तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और फिर आर्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आप यहाँ। आरिश के ऐसे पूछने पर आर्या तुरंत ही उसे अपनी बाहें फैलाकर अपने पास आने का इशारा करती हैं। तो वही आदिश भी आर्या के पास जाता है तो आर्या उसे अपनी बाहों में समेट लेते हैं और फिर प्यार से उसके माथे किस करते हुए बोला, मेरा बच्चा। जब से आर्या और बच्चे इस पैलेस में शिफ्ट हुए थे तब से आर्या ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया था और इस बात का मलाल आर्या को था। वह जब सिद्धार्थ के साथ होती थी तो उसका पूरा समय उसके बच्चों के साथ ही बीता था और सिद्धार्थ भी उनके साथ ही बैठकर मस्ती मजाक किया करता था। पर यहाँ तो आरिश पूरे दिन ऑफिस में गुजरता है और शाम को आते आते डिनर का टाइम हो जाता है और इसके बाद फिर बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है, जिस वजह से आरिश को भी बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता है और ना ही आर्या बच्चों को टाइम दे पा रही थी। आर्या आदिश के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके हाथों पकड़ते हैं और फिर उसके साथ उसके कमरे से निकल जाती है। तो वही आदिश बिना कुछ बोले ही हल्के से मुस्कुराता है और फिर अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर चला आता है। आर्या अपने दोनों बच्चों को लेकर गार्डन में चली जाती है। तो वही आरिश जब देखता है कि आर्या दोनों बच्चों के साथ गार्डन की तरफ जा रही है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वह बस उन्हें ज्यादा हुआ देखता रहता है।
वह नहीं चाहता था कि वह एक माँ और एक बच्चे के बीच में आए। वह देख सकता था कि पंखुड़ी और आदिश किस कदर आर्या को चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि वह भी आर्या का टाइम चाहते होंगे जो आज आर्या ने उन्हें बिल्कुल नहीं दिया था, और इस समय भी वह उन तीनों के बीच जाकर आर्या का समय बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वह उधर ना जाकर सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। तो इधर आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ गार्डन में आती है और पंखुड़ी और आदिश दोनों को ही नीचे घास पर बिठा देता है और खुद भी वह घास पर ही बैठ जाती है। वह तीनों जहां बैठे थे वहां एक छोटा सा कारपेट बिछा हुआ था। उसे कुछ दूरी पर एक टेबल और चेयर भी लगा हुआ था, पर वह तीनों नीचे ही बैठते हैं। नीचे बैठने के बाद आर्या पंखुड़ी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी तरफ नाराज से देखते हुए बोला, बच्चे, आज आपने जो कुछ भी स्कूल में किया वह बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको गुस्सा आ रहा था, अगर उसने आपके साथ गलत किया था, तो आप ये बात टीचर से जाकर कहते। आपको इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। बच्चे, आपको पता भी है आपकी वजह से आपके पापा को कितने ज्यादा परेशानी हुई। आर्या पंखुड़ी को समझाते हुए उसे अपनी बात कह ही रही थी, तो वही आदिश पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर आज स्कूल में हुआ क्या था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी प्यारी सी लाडली सी बहन ने आज स्कूल में कौन से कारनामे किए हैं। इसलिए वह कंफ्यूजन भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए आर्या से सवाल करता है, पर माँ, पंखों ने क्या किया आज स्कूल में? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आदिश के सवाल करने पर आर्या उसकी तरफ देखती हैं और फिर पंखुड़ी की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हैं, और अपना हाथ बढ़ाकर वह पंखुड़ी की छोटी सी नाक को पकड़कर हल्के से खींचते हुए बोली, ये तुम अपनी छोटी सी शैतान सी बहन से ही पूछो। आज उसने अपने क्लास में एक लड़की का सर फोड़ दिया, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बिना पूछे तुम्हारी बहन का लंच बॉक्स ओपन कर लिया था और उसमें से खा भी लिया था, और इतनी सी बात पर तुम्हारी बहन ने अपना बोतल उसके सिर पर दे मारा। अपनी माँ के बात सुनकर आदिश सिर हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देखता है, जो कि अपने छोटे से सिर को झुकाए अपनी उंगलियों के साथ खेल रही थी। आदिश पंखुड़ी की तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं कहता है और अपने सिर को लाचारी रे से हिला देता है, और फिर वह आर्या की तरफ देखते हुए बोला, IT SO के मॉम, वो अभी बहुत छोटी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उसे खुद समझ में आ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे समझा दूंगा, आगे से ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। अपने बेटे की बात सुनकर आर्या हल्के से मुस्कुराती हैं और फिर वह उसके बालों को बिगड़ते हुए आदिश बढ़कर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोली, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम अपनी बहन को संभाल लोगे, इसलिए तो तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। इतना कहकर आर्या दोनों को ही अपने सीने से लगा लेते हैं, तो वही स्टडी रूम के विंडो के पास खड़ा आरिश गार्डन के नज़ारे को देख रहा था। वह देख सकता था कि तीनों एक साथ कितने ज्यादा खुश है, और उन तीनों के चेहरे के स्माइल को देखते हैं वह आरिश के चेहरे पर भी खुद खुद स्माइल आ गई थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि अपनी खुद की फैमिली होना कितना प्यारा एहसास है। आज उसकी छोटी सी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट थी। रात का समय, इस समय सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आर्या ने अब तक आरिश से कुछ भी नहीं कहा था, तो वही आरिश ने भी आर्या से बात करने की कोशिश नहीं की थी। आर्या की नाराजगी उसके चेहरे पर साफ साफ जाहिर हो रही थी, जो कि शायद नूर भी भाप चुकी थी। वह कभी अपने पति की तरफ देखती, कभी आरिश की तरफ देखती, तो कभी आर्या की तरफ देखती, और फिर का की तरफ आखिरी में देखकर वह आंखों के इशारे से ही कुछ पूछता है, मगर काकी उनका इशारा समझकर भी अपने कंधे उचका देती है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आर्या को हुआ क्या है। तो वही आर्या अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी, जो कि चुपचाप खाना खाने में बिजी थी। तो वही उसके बगल में बैठा आदिश कभी अपने माँ की तरफ देखता और फिर वह अपने सिर को नीचे करके खाना खाने लगता। हालांकि उसे इस फैमिली में रहने में कोई एतराज नहीं था, पर पता नहीं क्यों वह इस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये घर उसके लिए बिल्कुल नया है और यह पूरी तरह से उसके लिए अनजान भी है। हालांकि प्यार और अपनापन चाहे कितना भी मिलता है, पर बच्चा एक बार जिसे दिल से अपना मान लेता है, उसे दिल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और आदिश, जिसने शुरू से ही सिद्धार्थ को आरिश की जगह देखा था, अब उसे यह एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि उसके असली फादर सिद्धार्थ नहीं बल्कि आरिश है। थोड़ी देर बाद जब सबका डिनर हो जाता है तो सभी हॉल में ही सोफे पर बैठ जाते हैं। आर्या काकी को कमरे में भेज देती हैं और उन्हें मेडिसिन लेकर बाहर आने को कहती है, क्योंकि काकी हमेशा अपने मेडिसिन को टाइम पर लेना भूल जाती थी, जिस वजह से उनकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। काकी को भेजने के बाद आर्या और नूर ये दोनों बातें करने लगते हैं, तो वही आदिश अपनी बहन के साथ उनसे कुछ दूरी पर बैठा हुआ था। पंखुड़ी आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ था, वह सारी बातें अपने भाई को बता रही थी, जिसे आदिश बहुत ही गौर से सुन रहा था। तो वही आदिश अपनी बहन की बात सुनते हुए उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी यह बात है इतने गर्व से बता रही थी कि उसने मिनिस्टर के बेटी का सिर फोड़ दिए, जैसे उसने कौन से महान काम कर दिया हो, और वह इसके लिए अवार्ड की अपेक्षा लगाए बैठी थी। तो वहीं आदिश अपनी बहन की पूरी बात सुनने के बाद उसके सिर पर हाथ फेरता है, बोला, इट्स ओके पंखुड़ी, ऐसा होता रहता है, तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुमने किया है वह बहुत गलत है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ गया था और उसने गलती की थी, पर यह बात तो मुझे हमने ये खरगोश जैसे दांत गड़ाकर भी उसे पनिश कर सकती थी। तुम्हें सीधा उसके सिर पर वार करने की क्या जरूरत थी?
आदिश की बात सुनकर आरिश, जो कि पहले कन्वेंस हो गया था कि चलो उसका बेटा तो समझदार है और वह अपनी बहन को समझ लेगा, पर उसकी आखिरी की बात सुनकर तो आरिश भी सदमे में था। तो क्या उसके बेटे की वजह से ही उसकी बेटी इतनी ज्यादा शैतान हुई है? उसे किसी बात का डर नहीं है। आरिश को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था अभी अपने बेटे की इस बात पर। तभी आर्या की आवाज उन सबके कानों में जाती है। आदिश, पंखुड़ी, बच्चे आप लोग जाए कमरे में, सुबह स्कूल है ना, बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जाओ। आर्या की बात सुनकर पंखुड़ी तुरंत ही अपनी जगह से उठती है और वह कमरे की तरफ जाने की बजाय आरिश की तरफ अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हैं और सीधा आरिश से गोद में चढ़ जाती है। तो वही आरिश पर पंखुड़ी को अपनी बाहों में संभालते हुए उसे अच्छी तरह से अपनी गोद में बैठा लेते हैं और उसकी तरफ देखने लगता है। तो पंखुड़ी अपनी छोटे छोटे खरगोश जैसे दांत दिखाते हुए अपनी तोतली सी आवाज में बोली, पंखुड़ी को दीदी के पास छोना है। इतना कहकर पंखुड़ी अपने छोटे से सिर को आरिश के सीने में घुसा लेती है। तो वहीं पंखुड़ी की बात सुनकर आरिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। वह भी पूरी तरह से पंखुड़ी को अपनी बाहों में छुपाता है। वह मुस्कुराते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगता है। तो वहीं आर्या अपनी बेटी की इस हरकत पर अपने सिर को नामे हिला देता है और फिर आदिश की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आप जाओ, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए, मम्मा थोड़ी देर बाद आपके पास आती है, ओके। इतना कहकर वह अपने हाथों को आगे बढ़ाती हैं जिससे कि आदिश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो आर्या उसके सिर पर प्यार से किस करती हैं और उसके बालों को सहलाते हुए उसे कमरे में भेज देती है। आदिश के चले जाने के बाद आरिश भी पंखुड़ी को अपनी गोद में लिए हुए अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आर्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी मैं कमरे में हूँ, जल्दी आना। इतना कहकर आरिश वहां से चला जाता है। आरिश पंखुड़ी को लेकर कमरे में आता है और वह पंखुड़ी को बेड पर लेटाते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अब सो जाओ बच्चे, काफी रात हो गई है। आरिश के ऐसा कहने पर पंखुड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा बड़ी बड़ी करते हुए आरिश की तरफ देखते हुए तुरंत अपने सिर को नामे हिलाती हैं, जिसे देखकर आरिश कंफ्यूजन से पंखुड़ी की तरफ देखने लगता है। तो वहीं पंखुड़ी अपने छोटे छोटे हाथों को एक बार फिर से आरिश की तरह बढ़ा देती है। ये देखकर आरिश तुरंत ही उसके नन्हे से हाथों को पकड़ता है और उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे सीने में छुपाते हुए अपने हाथों से उसके छोटे छोटे हाथों से उसे पकड़ लेता है। ये देखकर आरिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह पंखुड़ी को अपने गोद में लेकर कमरे में ही इधर उधर टहलने शुरू कर देता है और साथ ही साथ धीरे धीरे पंखुड़ी की पीठ को भी सहलाना शुरू कर देता है, जिसे धीरे धीरे पंखुड़ी सोने लगती है। तो वहीं आरिश को आज ऐसा करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज इतने सालों बाद उसे उसके बच्चे मिले हैं। ये छोटी सी मासूम से बच्चे जो उसके और आर्या के सच से वाकिफ नहीं थे, उसके दिल में आरिश के लिए कोई बैर नहीं था। वह आरिश को जैसे सिद्धार्थ को वह चाहते थे बिल्कुल उसी तरह से चाह रहे थे, जिसे देखकर आरिश के दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। भले ही उसके बेटे को उसे अपने में वक्त लग रहा था, पर उसकी बेटी ने उसे एक पल में अपना लिया था, जो आरिश के लिए बहुत बड़ी बात थी। आरिश पंखुड़ी को लेकर कमरे में टहल ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और आर्या कमरे के अंदर एंटर करती है। जैसे ही कमरे के अंदर आती है और सामने का नजारा देखती है, उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि सामने आरिश पंखुड़ी को अपने गोद में लिए हुए कमरे में ही इधर उधर टहल रहा था, जिससे पंखुड़ी को अच्छी नींद आए और वह सो जाए। आरिश को अपनी बच्ची के लिए इतना सब कुछ करता हुआ देखकर आर्या के दिल में हलचल होने लगती है। आर्या उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए ही सीधा बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से अपने फेस को वॉश करके बाहर आती है और सीधा चेंजिंग रूम की तरफ चल जाती है। तो वही कमरे में मौजूद आरिश आर्या के हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद आर्या अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती हैं। उसने इस समय नाइट सूट कैरी कर रखा था, ऊपर में उसके शॉर्ट और नीचे में पेंट थी, जो कि पूरी तरह से सिल्क के कपड़े से बने हुए थे, जिससे आर्या का फिगर उसमें उभर कर दिख रहा था। तो वहीं अब आरिश के नजरें आर्या के ऊपर जम चुकी थी और इस बात से बेखबर आर्या बेड पर आती है और साइड टेबल से ही वह अपना हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठा लेती हैं। आर्या जैसे ही अपने फोन को ऑन करती है, उसे स्क्रीन पर ढेर सारे नोटिफिकेशन नजर आने लगते हैं। इतने सारे नोटिफिकेशन देखकर आर्या एकदम हैरान रह जाती है। वह तुरंत ही अपना फोन अनलॉक कर देती है, मैसेज बॉक्स ओपन कर देखती है, जहां पर सिद्धार्थ के लगभग 100 से भी ज्यादा मैसेज किए हुए थे। आर्या तुरंत ही उन मैसेज को खोलती है और फिर उसके अंदर लिखा सारे मैसेज को पढ़ाना शुरू कर देती है। उद्धरण चिन्ह, आर्या क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने लंच किया? तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? क्या मैं आऊं? सिद्धार्थ ने ऐसे ही ना जाने कितने मैसेज आर्या को किए थे, जिसे देखने के बाद साफ साफ जाहिर हो रहा था कि सिद्धार्थ को आर्या की कितनी फिक्र है। वह हल्के से मुस्कुराती हैं और फिर तुरंत ही उसे मैसेज चैट में एक स्माइली इमोजी के साथ एक छोटा सा नोट लिखती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आप सुबह यहाँ आएगी जरूर, क्योंकि बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं। इतना कहकर आर्या उसे मैसेज को सेंड कर देती है। मैसेज सेंड करने के बाद आर्या अपने फोन को वापस से साइड टेबल पर रखती है और अपनी नजरें उठाकर आरिश की तरफ देखती है, जो कि ना जाने कब से हैं उसे पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। वह आर्या के चेहरे के बदलते हर एक एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से नोट कर रहा था। साथ ही साथ जिस तरह से आर्या मुस्कुराते हुए किसी का रिप्लाई कर रही थी, ये देखकर तो आरिश अंदर ही अंदर जल भून चुका था।
आरिश अपनी बेटी की तरफ देखता है जो कि उससे लिपटी हुई सो चुकी थी। आरिश उसे लेकर आता है और उसे बेड पर बहुत ही आहिस्ता से सुला देता है। अपने बच्चों को सुलाने के बाद गहरी सांस लेकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर वह अपनी नजर उठाकर आर्या की तरफ देखता है तो वही आर्या भी आरिश को ही देखे जा रही थी। अब आरिश आर्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। कुछ ही पल में वह बिल्कुल आर्या के करीब खड़ा था। वही आर्या ने अपने सिर को उठाया तो आरिश उसे देखे जा रहा था। वह आर्या की तरफ झुकता है और अपने हाथों को आर्या के दोनों साइड रखते हुए उसके गहरी नीली आंखों में देखता है। वह बोला, किससे बात कर रही थी तुम बटरफ्लाई? आरिश के सवाल पर आर्या एकदम से हैरान रह जाती हैं और फिर वह आरिश को पुश करते हुए हल्के से उसे पीछे करती है और फिर बेड पर लेटते हुए खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, सिद्धार्थ, उनका मैसेज आया था। उन्हें फिक्र हो रही थी मेरी, मैं बस उनके मैसेज का ही रिप्लाई दे रही थी। इतना कहकर वह आरिश को देखने लगती है जिसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था, पर वह उसे जाहिर न होने देने की पूरी कोशिश कर रहा था। आर्या समझ रही थी कि इस समय आरिश को क्या हो रहा है, पर वह आरिश को इसे ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। वह अपनी बीती जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुकी थी तो इधर आरिश वह भी आर्या से कुछ भी और ज्यादा नहीं पूछता है। फिर वह उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करते हुए उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सो जाओ। इतना कहकर आरिश बिना एक भी पल गवाए वहां रुक सीधा उसका चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है। तो वहीं आर्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर चेंजिंग रूम की तरफ देखने लगती हैं। आरिश थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आता है। उसने एक सिंपल सी शर्ट और ट्राउजर को कैरी कर रखा था। वह भी आर्या के पास ही आ रहा था, पर आर्या उसे रोकते हुए बोली, आप यहाँ कहाँ आ रहे हैं? क्या आप पंखुड़ी को किनारे पर सुलाना चाहते हैं? अगर मेरी बच्ची गिर गई तो? आरिश अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए आर्या के दोनों छोटे छोटे हाथों को पकड़ता है और फिर उसके बगल में लेटते हुए वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, शायद तुम भूल रहे हो, ऑफिस में हमारी एक डील हुई थी, याद है तुम्हें? और उस डील के हिसाब से आज की रात तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। इस बात को सुनकर आर्या दंग रह जाती है। उसे नहीं लगा था कि आरिश को अब भी यह याद होगा। वही आरिश इस तरह से बिहेव कर रहा था। आर्या तो पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी कि आरिश उन बातों को भूल चुका है, पर अभी अचानक से आरिश के ऐसा कहने पर आरिश से अपनी नजरें चुराने की कोशिश करते हुए बोली, आरिश, बहुत रात हो चुकी है, आपको नहीं लगता कि अब हमें सो जाना चाहिए? और ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था उसे इतना ज्यादा सीरियस लेने की क्या जरूरत है? वह तो हम मजाक कर रहे थे ना। आर्या अभी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसके होठ बारिश की कैद में थे। आरिश आर्या के होठों को अपने होठों के बीच दबे हुए बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। बारिश के बिहेवियर में जरा सा भी अग्रेशन नजर नहीं आ रहा था तो वही आर्या अपने बड़े बड़े टिमटिमाती आंखों से आरिश के चेहरे को देखे जा रही थी। आरिश का चेहरा उसकी आंखों के बिल्कुल नजदीक था। वह बता सकती थी कि आरिश के खूबसूरत से चेहरे पर कोई दाग या कोई निशान नहीं है। उसकी स्किन इतनी ज्यादा क्लीन और बेदाग है, देखने से कोई नहीं कह सकता था कि यह किसी आदमी की स्क्रीन है। तो वहीं आरिश के भी नजरें आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह आर्या को बिना पल के झपकाए एक तक अपनी तरफ देखता हुआ देखकर आरिश के दिल में हलचल हो रही थी। वह तुरंत ही आर्या की बड़ी बड़ी आंखों पर अपने हाथों को रखकर उसकी आंखें बंद कर देता है और बहुत ही पैशनेट होकर आर्या को किस करने लगता है। तो वहीं आर्या भी खुद को रोक नहीं पाई थी। वह भी आरिश में घुलने लगी थी। वह भी आरिश का साथ देने लगती है। अपने दोनों हाथों को आरिश के गले पर मजबूत से लपेटने के बाद आर्या पूरी तरह से आरिश को अपने करीब खींच लेती है। तो वहीं आरिश एक हाथ से उसके चेहरे को सहलाते हुए दूसरे हाथ से उसके कमर का थामे बिल्कुल उसके करीब था। आरिश ने अपना पूरा भार आर्या के बॉडी पर दे रखा था, जो इस समय भले ही आर्या को पता नहीं चल रहा था, पर अगर कोई और मूवमेंट होता तो अब तक वह आरिश को खुद पर से धक्का देकर उठा चुकी होती, क्योंकि आरिश का भार सह पाना आर्या के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इधर आरिश जैसे जैसे समय बीत रहा था उसका बिहेवियर ऐसा होने लगा था जैसे वह आर्या को खा ही जाएगा। आरिश चाहे जितना भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें, पर आर्या को देखकर वह जो बेकाबू होता था। वह अपने अग्रेशन को कभी भी छुपा नहीं सकता था। तो वही आर्या भी अब धीरे धीरे आरिश के अग्रेशन को महसूस करने लगी थी, पर फिर भी वह आरिश को रोकने की कोशिश नहीं करती है। तो वही आरिश आर्या के होठों को तब तक चूमता है जब तक आर्या के सांस फूलने नहीं लगती है। आरिश को जैसे ही महसूस होता है कि आर्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वह उसे खुद पर से हटाने की भी कोशिश करने में लगी थी, तब जाकर आरिश आर्या के होठों को छोड़ता है। जैसे ही वो उसके होठों को छोड़ता है आर्या गहरी सांस खींचती है और जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। तो वही आरिश आर्या को इस कंडीशन में देखकर अपने चेहरे को आर्या के गले में छुपा लेता है, क्योंकि उसका अभी भी मन नहीं भरा था। वह आर्या को अभी भी किस करना चाहता था, पर आर्या की हालत को देखते हुए उसे कंट्रोल करना पड़ रहा था। और दिन होता तो आरिश ऐसा कभी नहीं करता, पर इतने सालों बाद आर्या को कर दोबारा पाने के बाद वह ऐसा कोई भी वजह आर्या को नहीं देना चाहता था जिससे आर्या एक बार फिर से उसे दूर होने की कोशिश करें। वही आर्या की सांस अपने गले पर महसूस करते हुए आर्या उसके के बालों में अपनी उंगलियां फंस रही थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी। तो वही आरिश अब धीरे धीरे अपने होंठ आर्या के गले पर फेरना शुरू कर देता है, जिसे महसूस करते हुए आर्या की पूरी बॉडी सहम उठाती है। आर्या आरिश के बालों को अपने मुट्ठी में भरते हुए अब आरिश के सिर को अपने गले से दूर करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि की सांस उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
तो वहीं आरिश के होठों के तपन उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो वही आरिश अपने सिर को उठाकर आर्या के लाल हो चुके चेहरे की तरफ देखता है और बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को अपने हथेली में भरते हुए उसकी तरफ देख अपनी गहरी आवाज में बोला, आई एम नॉट फोर्सिंग यू वाइफ, वी विल मूव अहेड ओनली इफ यू वांट टू मूव अहेड। आरिश के मुंह से इन शब्दों को सुनकर कुछ पल को आर्या थम सी गई थी और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने यादें आ जाती हैं। एक वक्त था जब उसके रोकने पर भी आर्या रोकने को तैयार नहीं होता था, और एक आज का वक्त है जहां आरिश उसे उसकी इजाजत चाहता था ताकि वह उसके साथ आगे बढ़ सके। पहले वो उसे दूर करने की कोशिश में लगी रहती थी और आज का एक वक्त है जब आर्या खुद चाहती थी कि आरिश उसके करीब आए। आर्या काफी देर तक खामोशी से उसकी तरफ देखती रहती है और फिर वह बहुत ही प्यार से और इसके चेहरे को अपने छोटे छोटे हथेलियां में पकड़ते हुए अपने सिर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए धीरे से जो उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है, जिसे महसूस करते हुए आरिश अपनी आंखें बंद कर लेता है और शायद इससे उसके सवालों के भी जवाब उसे मिल चुके थे, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। पंखुड़ी बेड पर सुकून से सो रही थी, तो वहीं पंखुड़ी के बगल में लेने आरिश और आर्या दोनों अपनी ही दुनिया में घूम थे। आर्या के बदन से सारे कपड़े बेड से नीचे गिरे हुए थे, तो वहीं आरिश के भी सारे कपड़े उसके बदन से निकलकर नीचे फर्श पर गिरे हुए थे, जो कि खुद आरिश ने ही फेंक थे। आज इतने टाइम बाद दोनों एक होने जा रहे थे, जहां आर्या को आरिश के सामने इस तरह बेहद शर्म आ रही थी। तो वहीं आरिश सारी दुनिया को भूल चुका था। वह सिर्फ और सिर्फ आर्या के चेहरे को देखे जा रहा था। जहां आरिश की नजरें आर्या के चेहरे के ऊपर टिके हुए थे, तो वही उसके होठ आर्या के होठों पर टिके हुए थे और वह बहुत ही पेशेंटली आर्या के होठों को किस कर रहा था। तो आर्या भी आरिश के गले में अपने हाथ को लपेटे हुए और उसके सिर को सहला रही थी। आर्या की आंखें बंद थी और वह आरिश के हर एक टच को अपने बदन पर महसूस कर रहे थे। आरिश एक हाथ से आर्या के कमर को सहलाते हुए उसके हाथ अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगे थे, तो वही उसके हाथ भी आर्या के होठों को आजाद कर देता है और उसके गले पर अपना जगह बना लेते हैं। तो वहीं आर्या अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाए हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। दोनों के ही चेहरे पर मदहोशी साफ साफ नजर आ रही थी। आरिश आर्या के गले पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा था। उसके होठ आर्या के गले से होते हुए उसके कंधों तक आ गए थे और फिर कंधों से होते हुए वह उसके सीने पर आकर रुक जाते हैं। तो वही आर्या जब आरिश होठों को अपने सीने पर महसूस करती हैं, तो वह और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। वह तुरंत अपने सिर को नीचे करके आरिश के तरफ देखती है, पर आरिश तो जैसे उसमें खोसा ही गया था। उसके होंठ लगातार आर्या के सीने पर किस किए जा रहा था, तो वहीं बीच बीच में वह आर्या को अपने दांत भी गड़ा दे रहा था, जिससे आर्या सिसक रही थी, पर फिर भी वह आरिश को उसके मन के करने दे रही थी। तो वहीं आरिश जैसे पागल हुआ जा रहा था। आज ऑफिस में भी वह आर्या के इतने करीब जाकर उसे आर्या से दूर होना पड़ा था। उस टाइम तो उसने बर्दाश्त कर लिया था, पर शायद अब अगर उसे आर्या से दूर जाना पड़ता किसी भी वजह से, तो उसके बर्दाश्त से वह बाहर हो जाता। इधर आरिश के होठों आर्या पर बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे, तो वही आर्या की पूरी बॉडी में उसे सनसनी से महसूस हो रही थी। साथ ही साथ उसके पकड़ भी आरिश के बालों पर कसती जा रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही आर्या को परेशान करते रहने के बाद फाइनली आरिश उसके सीने को आजाद करता है और वह अपने होठों को उसके पेट पर टिका देता है। तो वहीं आर्या की पूरी चेस्ट रेड हो चुकी थी, उस पर उंगलियों के निशान के साथ साथ दांतों के भी निशान उभरे हुए थे। आरिश आर्या के पेट पर किस करते हुए उसके नेवल तक पहुंच जाता है, पर अचानक ही वह रुक जाता है जब उसे आर्या के नेवल के जस्ट नीचे कट का निशान दिखाई देता है। हालांकि यह निशान उसे ऑफिस में भी नजर आए थे और जब तक वह उससे पूछता उससे पहले ही उसे कॉल आ गया था और वह आर्या से पूछ नहीं पाया था। अब आरिश रुक जाता है और वह आर्या के चेहरे की तरफ देखने लगता है, तो वही आरिश को रुका हुआ देखकर आंखें खोलकर आरिश की तरफ देखने लगती है। इस समय आर्या की आंखों में उसकी मजबूरी साफ साफ नजर आ रही थी, तो वही आरिश की आंखों में आर्या की तरफ देखते हुए एक अजीब सा एहसास नजर आ रहा था, जिसे आर्या समझ नहीं पा रही थी। तो वही वह आरिश को रुका हुआ देखकर अपने हापती हुई आवाज में बोली, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? आर्या के ऐसे पूछने पर आरिश तुरंत ही आर्या के ऊपर से हटाता है और उसके पैरों के बीच बैठे हुए आर्या के नेवल के नीचे उस निशान को टच करते हुए बोला, वाइफी ये निशान कैसा और यह चोट तुम्हें कब लगी? आरिश के ऐसे पूछने पर आर्या तुरंत ही अपने सिर को उठाकर देखती हैं और वह देखती हैं कि आरिश उसके ऑपरेशन वाले निशान को टच कर रहा है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह आरिश के हाथों को वहां से हटाते हुए उसके हाथों को अपने पास लाती हैं और उसके दोनों हाथों पर किस करते हुए उसे अपने सीने पर रखते हुए आरिश की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोली, ये चोट के निशान नहीं है आरिश, ये जब आपकी बेटी इस दुनिया में आई थी तब के निशान है। मैं इसकी नॉर्मल डिलीवर नहीं कर पा रही थी, तब मुझे ऑपरेशन के थ्रू इसे डिलीवर करना पड़ा था और बस इसी वजह से यह निशान मेरे बदन पर रह गए। आर्या के इस बात को सुनते हैं आरिश की नजरें तुरंत ही बेड पर उसके बगल में सो रही पंखुड़ी के ऊपर चली जाती हैं। उसका छोटा सा मासूम चेहरा जो कि इस समय सोते हुए और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था, तो वही उसके फूले हुए गाल पिल्लों से दबे होने के कारण उसके होंठ खुल गए थे और वह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। और सबसे प्यारी बात, वह बिल्कुल आर्या की तरह ही लग रही थी, जैसे आर्या ने खुद को ही जन्म दिया हो। मिनी वर्जन में पंखुड़ी की तरफ देखते हुए आरिश की आंखों में एक अजीब सा एहसास आ गया था।
वह तुरंत ही आर्या की तरफ देखता है और फिर अपने हाथों को आगे बढ़कर वह आर्या के चेहरे को थमता है और चुपकर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, मैं नहीं जानता वाइफी कि मेरी इस नन्ही सी प्रिंसेस के डीएनए मुझसे कैसे मिलता है। मुझे तो याद भी नहीं है कि इन 6 सालों में मैंने तुम्हें कभी देखा हो, फिर हमारा करीब आना तो बहुत मुश्किल है। फिर यह सब कैसे? आरिश के सवाल पर आर्या भी अपने सिर को ना में हिला देती हैं, क्योंकि वह भी नहीं जानती थी। उसे तो यही लगता था कि दोनों बच्चे से सिद्धार्थ के ही हैं। जब तक उसे कुछ भी याद नहीं आया था, मगर याद आने के बाद वह खुद भी इसी कंफ्यूजन में थी कि पंखुड़ी आरिश की बच्ची कैसे हो सकती है, जब वह 6 साल से सिद्धार्थ के साथ रह रही थी और आरिश से वह बहुत ही दूर थी। इतनी दूर कि वह आरिश के नजरों में भी नहीं थी। फिर यह बच्चा। उसने बहुत बार सिद्धार्थ से भी ये पूछने की कोशिश की थी, पर सिद्धार्थ हमेशा बातों को घुमाकर उसे सच बताने से इनकार कर दिया करता था। आर्या नहीं जानती थी कि क्यों सिद्धार्थ उसे सच नहीं बताना चाहता था। पाखुली की तरफ देखते ही आरिश की आंखें नम हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर आर्या तुरंत ही इस सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हुए आरिश के चेहरे को थामती हैं और उसके गालों को दबाते हुए उसके बाहर आए होठों पर प्यार से किस करते हुए बोली, आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पंखुड़ी हमारी बच्ची है तो हम इन 6 सालों में मिले जरूर होंगे, बस हमें वह याद नहीं है। आर्या की इस बात को सुनकर आरिश अपने सिर हाँ हिला देता है, तो वही आर्या उसके आए आंखों में उन आंसुओं को साफ करती हैं और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आपको मुझे प्यार नहीं करना है तो आप साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि मुझे अब नींद आ रही है। आर्या मुंह बनाती हैं और आरिश की तरह देखकर उसे कहती हैं, तो वही आरिश आर्या की बात सुनकर तुरंत आर्या से दूर होता है और वह बेड से उतर जाता है। तो वही आने को बेड से नीचे जाता हुआ देखकर आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, ये सोचकर कि आरिश उसे छोड़कर जा रहा है। आर्या इस कदर बेचैन हो चुकी थी कि उसके बेचनी उसके चेहरे पर नजर आने लगी थी। तो वही आरिश बेड से नीचे आने के बाद तुरंत ही पलट कर आर्या की तरफ देखता है और फिर झटके से उसे अपने गोद में उठा लेता है। तो वही आर्या आरिश की इस हरकत पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती हैं और तुरंत उसके गले में अपने हाथ लपेटे हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, यह आप क्या कर रहे हैं भला? इस हालत में आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए मुझे। आरिश आरिश कहाँ छोड़ने वाला था। आरिश उसे लेकर कोच पर आता है और धीरे से उसे लेटाते हुए खुद उसके ऊपर हावी हो जाता है और अपनी धीमी सिर्फ आहट भरी आवाज में बोला, क्या तुम चाहती हो कि पंखुड़ी उठकर हमारे इस मेकआउट सेशन को अपनी आंखों से देखें? आरिश के सवाल पर आर्या पहले तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आरिश की तरफ देखती है और फिर तुरंत ही अपने सिर नामे हिला देती है, जिसे देखते हुए आरिश मुस्कुराता है और आर्या के गालों को खींचते हुए बोला, तो बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ कोच पर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वाइफी कि अगर मैं एक बार तुम्हारे करीब गया तो मैं चाहे जितने भी कोशिश कर लूँ मैं जेंटल नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें कह भी नहीं रहा हूँ कि मैं जेंटल रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आरिश की बात पर आर्या चुपचाप आरिश को देखे जा रही थी। इस समय आर्या की आंखों में आरिश के लिए प्यार साफ साफ नजर आने लगा था। तो वहीं आरिश एक बार फिर से आर्या के ऊपर हावी हो जाता है। तो वही कोच काफी छोटा था, जिस वजह से आरिश और आर्या दोनों ही एक दूसरे के बदन के गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। आर्या अपनी आंखें बंद करते हुए अपने सर को दूसरी तरफ घूम लेती है, क्योंकि इस समय इस सिचुएशन में और जिस पोजीशन में दोनों थे, आर्या आरिश को साफ साफ महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था। तो वही आरिश आर्या के इस बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ रहा था। आरिश की बॉडी आर्या की तरफ देखते हुए हार्ड होती जा रही थी, साथ ही साथ उसके जिस्म के उसके मसल्स को रब कर रहे थे, जिसे देखकर ही आरिश के अंदर उठ रहे हैं अंदाजा लगाया जा सकता था। आरिश आर्या की तरफ देखते हुए पूरी तरह से आर्या के ऊपर झुककर खुद को आर्या के ऊपर छोड़ देता है और अपने हाथों को बढ़ाकर आर्या के चेहरे को अपनी तरफ कर लेता है। आर्या की आंखें आरिश के आंखों से जा टकराती है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, पर धीरे धीरे आर्या की आंखें बंद होने लगती हैं और वह अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और धीरे से उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। तो वहीं आरिश, जिसकी नजरें आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आर्या का ये दर्द बता रहा था कितने सालों की दूरी में थी वह, सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। आरिश आर्या को खुद अंदर महसूस करते हुए उसके के चेहरे को अपने एक हाथ से धीरे धीरे सहलाने लगता है। तो वही आर्या भी आरिश को अपने अंदर महसूस करते हुए आंखें भरने लगती हैं और कुछ ही पलों में आर्या की सिसकियां और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं, क्योंकि आरिश अब धीरे धीरे आर्या का होने लगा था। तो वहीं आर्या अपने हाथों को आरिश के कंधे पर रखते हुए अपने अधखुली आंखों से आरिश की तरफ देख रही थी, जो कि पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। अगर अभी आर्या आरिश को रोकने की भी कोशिश करती तो आरिश बिल्कुल नहीं रुकने वाला था। आरिश के माथे की नसें उभर कर दिख रही थी, जिसे आर्या खा रही थी, तो वही उसके गले की नसें भी उभर कर दिख रही थी। जैसे आर्या धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाने लगती है और जैसे जैसे आर्या आरिश को रिलैक्स करवाने की कोशिश करने लगती हैं, आरिश और भी ज्यादा एग्रेसिव होता चला जाता है, जिसे आर्या की ही चीखें निकालने लगती है। पर फिर भी आर्या आरिश का आदेश को रोकने का कोई इरादा नहीं था। वह कभी अपनी आंखें बंद कर लेती तो कभी अपनी खुली। कुछ ही देर में दोनों के ही बदन पसीने से तारबदर हो चुके थे, पर दोनों में से कोई भी रुका नहीं चाहता था। आरिश आर्या की कमर को थामते हुए पूरी तरह से अपने सीने से लगाते हुए आरिश और भी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। तो वही आर्या अपने चेहरे को आरिश के गले में छुपाने की कोशिश करते हुए अपने दांतों को उसके गले में चुभा रही थी।
ताकि वो आरिश को बर्दाश्त कर सके, मगर काफी देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और आर्या उस दर्द को चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। पर अचानक ही आरिश रुक जाता है और फिर वो आर्या की तरफ देखने लगता है। तो वहीं आर्या भी अपनी नींद भरी आंखों के साथ आरिश की तरफ देख रही थी, मगर आरिश तुरंत ही आर्या को अपने गोद में लिए हुए फिर से उठता है और फिर खुद सोफे पर बैठे हुए आर्या को अपने ऊपर बिठा लेता है। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।